बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। कल जो गुजरा हुआ दिन है उसकी बात करें। कल जब हम देख रहे थे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो रहा था कौमी असम्बली में, उस वक्त कुछ अहम रहनुमा जो है उनकी जानिब से तकारीर भी की गई और कहा गया कि आइन पर हर हालत में अमल करना है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, किसी को आइन शिकनी और आइन तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और साथ में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एक शख्स इस्लामाबाद में बैठा है और यकीनन उनका इशारा परवेज़ मुशर्रफ साहब की जानिब था, यानी वो इस्लामाबाद में बैठे हैं तो क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने आइन तोड़ा और इस मुल्क में आंख मचोली जो रही है आमरीत जमहूरियत की, इस हवाले से बड़े अहम पॉइंट्स उठाए गए। लेकिन अब देखना यह है कि कल जब बतौर वज़ीर आज़म हलफ उठाएंगे ऐवान सदर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, तो क्या वो अहम ऐलान कोई करेंगे। वाज़ेह रहे 2008 में जब उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने हलफ भी नहीं उठाया था और असम्बली में जब वो कायदे ऐवान मुकर्रर हो गए थे, उसके बाद उन्होंने एक स्पीच दी थी और उस वक्त का सबसे बड़ा और अहम इशू था जजेस के हवाले से। जजेस नज़रबंद थे, जजेस अपने घरों तक महसूर होकर रह गए थे, उन्होंने उनको रिहा करने का हुक्म दिया था और हमने देखा था पूरे ऐवान में तालियां गूंज उठी थी। इस वक्त भी कुछ ऐसे ही अहम मसाइल दरपेश हैं जो अवामी नौइयत के मसाइल हैं वो अपनी जगह, जिसमें लोड शेडिंग का मसला है, अमन अमान का मसला है, महंगाई का मसला है। उन इश्यूज़ पर तो हम देखते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बड़ी खुलकर गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी पार्टी के अरकान भी बड़ी खुलकर गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन क्या इस बार जो मुस्लिम लीग नून जिसने भारी मैंडेट लिया है और भारी मैंडेट लेकर वो हुकूमत बनाने आई है, क्या वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो जमहूरियत और आमरीत की आग मचोली है उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी? क्या इस वक्त जो परवेज़ मुशर्रफ साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं और जो यकीनन आमरीत का एक बड़ा दौर गुजार चुके हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उनके दौर में ही यहाँ से गए, उन्होंने ही उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा था, तो क्या वक्त का पहिया घूम चुका है? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म हाउस पहुँचेंगे, जिस वज़ीर आज़म हाउस से उन्हें निकाला गया था, वहाँ से बैठकर वो क्या फैसले करेंगे, ये देखना होगा आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कल की स्पीच में ड्रोन के हवाले से कोई बड़ा अहम फैसला करें और परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से बड़ा फैसला करें और हमेशा आमरीत के दरवाजे बंद कर दें, यानी वो ये कह दें कि हम आर्टिकल 6 लागू करेंगे, हम परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ तमाम तर जो आइनी इक़दाम बनते हैं उस आइन को तोड़ने के हवाले से वो करेंगे? क्या वो ऐसा अहम ऐलान कर सकते हैं कि नहीं? ये बड़ा अहम सवाल होगा। आज के इस प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि खबरें ये हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब 48 घंटों के अंदर अंदर मुल्क से बाहर जाने वाले हैं और कह ये रहे हैं कि उनकी वालिदा अलील हैं, इस वजह से वो दुबई जाना चाहते हैं। लेकिन पसे पर्दा ये भी कहानियाँ आ रही हैं कि कोई डील हो चुकी है, सेकंड एनआरओ हो चुका है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी इस पर राजी हो चुके हैं। इस बारे में बहुत से अहम इंकशाफात पहले ही कर चुके हैं मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक साहब, उनसे आज हम प्रोग्राम में सवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और दीगर गेस्ट भी हमारे साथ होंगे। लेकिन यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं इस वक्त बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक साहब, मेंबर नेशनल असेंबली मुंतखब होकर आए हैं। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहिएगा, पिछले दिनों आपने भी कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ओथ लेने से पहले इस मुल्क से बाहर होंगे। कल चौधरी शुजात हुसैन साहब की जानिब से भी बयान आया, आज अखबारों की जीनत बनाई कि डील हो चुकी है जिसके नतीजे में मुशर्रफ साहब दुबई जा रहे हैं। तो इन बातों में कितनी सदाकत है, क्योंकि मुशर्रफ साहब की जमात इस बात को कई बार डिनाई कर चुकी है? देखें, अब डिनाइल तो उनके ये हक बनता है कि वो डिनाई करें। मैंने तो एक पॉलिटिकल प्रेडिक्शन की थी बेस्ड ऑन दी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास थी और कुछ उसमें मुलाकातें थी अहम शख्सियात की जिनके अंदर ये बड़ा मौजू जो है ये डिस्कस हुआ और कि किस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ साहब को बाहर निकाला जाए और कुछ बैरूनी ममालिक की भी इसमें मुदाखलत थी जिसमें कि वो एक गो बिटवीन का किरदार अदा करना चाह रहे थे। और मसला उसमें यही था कि आने वाली हुकूमत जो है उसको बहुत से चैलेंजेस का सामना है और एक ये जो इशू है, अगर ये एक नया इशू सामने आ जाएगा तो फिर मेन फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा हुकूमत का भी और अपोजिशन का भी और पार्लियामेंट का भी जो आने वाले दिनों में जो मामलात होंगे। तो उसमें ये मेरे बयान के बाद शायद इसमें कुछ ताख़ीर ज़रूर हुई है क्योंकि ये एक नेशनल इशू बन गया था और बयान तो मेरा बिल्कुल छोटा सा था लेकिन उसको
अखबारात ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान कर दिया था। तो उस वजह से कुछ अदारे जो हैं जी जो जिनका अहम किरदार होना था इसमें, उनको यहाँ से उनके एग्ज़िट स्ट्रेटजी जो बन रही थी, वो ज़रा से कॉन्शियस हो गए थे कि कहीं अब हमारी बदनामी ना हो जाए और हम पे कोई ब्लेम ना आ जाए। अच्छा। तो इसलिए ज़रा सा भी उसको देख कर मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिले उसमें ज़रूर आया, लेकिन ये उसी सिमत में चल रही है मामला जो हैं। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपने कहा उसकी बुनियाद पर आपने ये बातें कही। आपने अभी कहा कि कुछ अहम इदारे जो हैं वो ज़रा से कॉन्शियस हो गए थे कि मामला कहीं उनके गले ना पड़ जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है एजाजुल हक साहब कि कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब कायदे अवान मुंतखब हो जाएं, फिर वो हलफ भी उठा लें, उस वक्त वो कोई स्पीच जो करेंगे अपनी, वो ये कह दें कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ ट्रायल होगा क्योंकि हम आमरीत के रास्ते हमेशा के लिए बंद कर देना चाहते हैं? आप समझते हैं ऐसा पॉसिबल है तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए? देखें, ये तो वो ज़रूर कह सकते हैं कि जमहूरियत को चलना चाहिए, आमरीत मुल्क में नहीं आनी चाहिए। और ये बातें 2008 में भी हुई, ये बातें 1997 में भी हुई, 93 में भी हुई, 96 में भी हुई। ये चीज़ें जो हैं, आमरीत को रोकने के लिए आपको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हुकूमत चलानी पड़ती है, गुड गवर्नेंस देनी पड़ती है। आप सिर्फ तकरीरों से और नारों से ये रास्ते नहीं रोक सकते। इसका वाज़ेह सबूत आपके सामने है कि 2/3 अक्सरियत की हुकूमत थी, चारों सूबों में भी हमारी हुकूमत थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, जब मैं भी उसका एक अहम हिस्सा था। लेकिन हम तो उसको नहीं रोक सके। 93 में हमारी हुकूमत थी, 90 से 93 हम उसको भी नहीं रोक सके थे जाने से। तो ये अभी तो हमें खुशकिस्मत है हम के पिछले 5 सालों में जितने मौके हमने दिए, आप देखें कैरी लूगर बिल से लेकर, मेमो गेट से लेकर, एबटाबाद पे हमले से लेकर, सलाला ऑपरेशन से लेकर, और क्या क्या नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर। लेकिन उसके बावजूद हमें सुप्रीम कोर्ट को और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने जमहूरियत को चलाने के लिए अपना भरपूर वेट जो है उसके पीछे रखा। उन्हें मालूम था कि मुल्क में करप्शन है, उन्हें मालूम था कि मुल्क की आज़ादी खुद मुख्तारी को दांव पे लगाया जा रहा है, उन्हें मालूम था कि ऐसे मुआहदे किए जा रहे हैं जो मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई मुदाखलत नहीं की। तो आने वाली हुकूमत को भी अपनी कारकर्दगी से, अपने तौर तरीक़ों से, अदारों के एहतराम से ये साबित करना पड़ेगा कि हम वाकई में जमहूरियत को लेकर आगे चलना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या चीज़ माने हैं फिर आप? कुछ इदारे जो हैं उन्होंने भी हाथ उठाया हुआ है परवेज़ मुशर्रफ साहब से, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी ऐसे कोई विलिंग नज़र नहीं आते, कोई बयान उनकी जानिब से नहीं आया। कल भी जो कुछ हुआ पार्लियामेंट के अंदर बहस इस हवाले से रही, सवाल पूछा गया शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से कि एक शख्स इस्लामाबाद में बैठा है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कोई जवाब नहीं आया। तो क्या समझें कि कोई डील है ये वाकई, जिसके नतीजे में मियां साहब खामोश हैं और वो इदारे भी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ कोई आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं होने वाली, और वाकई परवेज़ मुशर्रफ साहब फिर इसी डील के नतीजे में चले जाएंगे मुल्क से? देखिए, मैं किसी डील की गुफ्तगू यहाँ नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे इसका इल्म नहीं है। बात यह देखें, एक इशू है जो आउटस्टैंडिंग इशू है, वो है नवंबर 3, 2007 का जो एमरजेंसी लगाई थी, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सदर पाकिस्तान के बतौर नहीं लगाई, वो एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने लगाई थी कि आइन के कुछ शिकों को मुअत्तल करके उन्होंने जजेस को फारग किया या PCO लेने के लिए कहा, या जो भी वो मामलात थे। उसमें सिर्फ आप जब आर्टिकल 6 को लगाएंगे तो सिर्फ आप एक शख्स पे आर्टिकल 6 नहीं लगा सकते। उन्होंने बहैसियत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया, लाजमी बात है सारे कोर कमांडर्स ऑन बोर्ड होंगे, उस वक्त के DGISI ऑन बोर्ड होंगे, उस वक्त के DGMI ऑन बोर्ड होंगे। तो जब ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई चलेगी तो ये एक बहुत बड़ा पंडोरास बॉक्स है जिसको खोला जाएगा। इसको आपने आइन का हिस्सा तो ज़रूर बनाया हुआ है, लेकिन उस पर अमल दरामद कराना इतना आसान नहीं है कि हम कह दें जी कि आर्टिकल 6 को हम नाफज कर देंगे और हमारी हुकूमत आई तो हम इसे लगा देंगे। ये बहुत सोच समझ के मामलात करने वाले हैं। इसमें मुल्क की सिक्योरिटी इदारे, मुल्क के हालात, इस वक्त जो हम एक वॉर अगेंस्ट टेरर में फ्रंट लाइन स्टेट हैं, हमारा आधा मुल्क जो है बलोचिस्तान और फ्रंटियर जो है इस वक्त हालत जंग में है। इस मौके पर आप भिड़ों के छत्ते में हाथ डालकर और अपने ऊपर सारी भिड़ों को कहेंगे अटैक कर दें, तो मुझे नहीं लगता, और मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह की बात की है कि जी मैं
जो मेरे ज़ाती मामला थे मैंने उनको दरगुजर कर दिया है। आगे की तरफ चलने का सोचना चाहिए। माजी के अगर हम मामलात के अंदर कीड़े निकालते रहेंगे तो इस वक्त मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, हाँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस इतने नहीं हुए जितने कि आने वाली हुकूमत को दरपेश होंगे। और मैंडेट भी एक ऐसे कंसेंसस का नहीं है जैसे 1997 में था या 93 में था या 90 में था कि आप मरकज में आपकी हुकूमत है लेकिन सिंध में आपकी हुकूमत नहीं है, KPK में आपकी हुकूमत नहीं है। तो आपको एक कंसेंसस के साथ मुल्क को आगे लेकर चलना पड़ेगा। इन मुश्किलात का मुल्क को इस क्वैगमायर से, इस दलदल से निकालना पड़ेगा आपको। तो इजाजुल हक साहब, शायद वजह यह भी है क्योंकि ये भी कल जिक्र हुआ कि 80% लोग पार्लियामेंट के अंदर ऐसे बैठे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दौर में आमरीत का साथ देते रहे। अगर हम खुद मियाँ साहब की बात करें तो वो खुद भी ज़िया-उल-हक साहब के दौर में मौजूद रहे। इसको जो भी जिन अल्फाज में भी कहा जाए। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो मैं यहाँ पर ये सवाल ज़रूर उठाऊँगी कि क्या अगर नवाज शरीफ साहब ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो जो भारी मैंडेट है और जो वो दावा करते आए हैं इसका इम्पैक्ट उन पर क्या पड़ सकता है। और हम कोशिश करेंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हो, हम उनसे पूछेंगे कि कल क्या अहम तकरीर करने जा रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस हवाले से। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सेनेटर अनवर बेग साहब ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। सेनेटर अनवर बेग साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, कल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कायदे-ए-अवान मुंतखब हो जाएंगे, वज़ीर आज़म का हलफ उठाएंगे, क्या कल जो वो अपनी तकरीर कर रहे हैं एक्सपेक्ट करेंगे परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ उनके हवाले से कोई वो पॉलिसी बयान देंगे अपना कल, या ये मामला जिस तरीके से खामोशी इख्तियार की हुई मुस्लिम लीग नून ने ऐसे ही रहेगा? क्या कहिएगा सर? देखिए जी, इंशाल्लाह कल इलेक्शन होने जा रहा है प्राइम मिनिस्टर का और इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब एक थम्पिंग मेजॉरिटी से इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा। और कल ही इनॉग्रेशन है प्रेसिडेंट हाउस के अंदर कल शाम को। जहां तक स्पीच का तल्लक है, बीबी मैं मियां साहब का स्पीच राइटर तो नहीं हूँ, बट इतना मैं जरूर जानता हूँ कि जो मुल्क के मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम सारी कौम को पता है, जो पावर सेक्टर है, लॉ एंड ऑर्डर है, वॉर ऑन टेरर है, इकॉनमी है, इस पे वो जरूर अपना ख्याल देंगे और कौम को ख्याल देंगे। लेकिन जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने की बात करेंगे। याद करें 2008 में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपनी स्पीच दी थी, उस वक्त जजेस नजरबंद थे। यही जजेस जो अदालतों में आज बैठे, उन्होंने उनको रिहा करने का हुक्म दिया था। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आइन से रिलेटेड होते हैं, मुल्क के सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। यकीनन अवाम के मसाइल अपनी जगह, लेकिन जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने की बात करेंगे वो कल। देखिए जी, ये इलेक्शन इसी बेसिस पे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है, टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। यही तो लोगों ने मैंडेट दिया है। अच्छा। देखिए जी, आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि खुदा ना खास्ता कोई वो केस तो नहीं है जो यूसुफ रजा गिलानी के वक्त पे था, जब जजेस नजर बंद हुए और उन्होंने किया नहीं और फिर मियां साहब ने लॉन्ग मार्च करके उनको बहाल करवाया। ऐसा तो कोई केस नहीं है। बट जो कल जो वो आई एम श्योर जो अपनी स्पीच में कहेंगे, जो मुल्क को जो मसाइल आगे हैं वो कि उसका हल किस तरीके से वो करना चाह रहे हैं। बात ये हो रही है कि कोई डील हो गई है, देयर इज अ टैसिट एग्रीमेंट, डील हो गई है। मियां साहब भी खामोश रहेंगे, बैरूनी ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं और परवेज मुशर्रफ साहब को खामोशी से निकाल दिया जाएगा। अरे मेरी बात सुने, मेरी तो क्या बात सुने। मुस्लिम लीग नून जो पहले ही एक एग्रीमेंट का बोझ उठाए हुए दूसरे किसी एग्रीमेंट का बोझ उठा के आगे 5 साल चलेगी? मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा अनवर बेग साहब। देखिए, अब मैं अब बात करूंगा, आप काइंडली डोंट इंटरफेयर व्हाइल आई एम टॉकिंग नाउ, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए, जहां तक जनरल मुशर्रफ का केस है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। अच्छा। और ऑनरेबल जजेस उसको डिसाइड करेंगे कि और आर्टिकल 6 को इंटरप्रेट करेंगे कि क्या उन्होंने करना है। और दूसरी बात, हाई ट्रीजन का जो 1973 का एक्ट है, उसमें इंटीरियर सेक्रेटरी जो है वो अगर कोई डायरेक्टिव होगा गवर्नमेंट को, वो जाके कंप्लेंट लॉन्च करेगा हाई ट्रीजन की सुप्रीम कोर्ट में। तो बीबी ये आप एक्सपेक्ट मत करें कि कल मियां साहब कोई उसने फैसला देंगे। द मैटर इज इन द सुप्रीम कोर्ट। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि मियां साहब विल ऑनर एंड रिस्पेक्ट व्हाटएवर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हों, गुड और बैड। हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करनी है, कोई डिसरिस्पेक्ट
नहीं करनी जैसे डिसरिस्पेक्ट नहीं 5 साल में हुई। इजाजुल हक साहब, आप इस पे कमेंट देना चाहें? मेरे पास क्योंकि वक्त कम है, दूसरे सेगमेंट की जानिब भी बढ़ना है। क्या कहिएगा जो बातें अनवर बेग साहब कह रहे हैं, रियासत की जिम्मेदारी होती है ये आइन शिकनी जो भी करे। मुझे बताइएगा, कल ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कह रहे थे कि आइंदा किसी ने आइन तोड़ा तो फिर उसके खिलाफ तो आइंदा का इंतजार किया जाएगा, अभी कोई एग्जाम्पल क्रिएट नहीं की जाएगी। आपकी क्या राय है, आपकी क्या इस पे हवाले से ओपिनियन है? पहली बात तो ये है कि मैं अनवर बेग साहब की बात से एग्री करता हूँ कि मियाँ साहब की जो नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच होगी, लाजमी बात है कि मुल्क को दरपेश मसाइल और वॉर अगेंस्ट टेरर से लेकर इकॉनमी तक और लॉ एंड ऑर्डर से लेकर बलूचिस्तान के इशू तक ये तमाम मसाइल उसके अंदर रखे जाएंगे। लेकिन जहाँ तक ये बेग साहब ने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हम एहतराम करेंगे, देखिए आर्टिकल 6 का सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, वो है जजेस केस जो है, और उस पे उन्होंने उनको बेल देनी है नहीं देनी है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। जहां तक आर्टिकल 6 का ताल्लुक है वो हुकूमत ने फैसला करना है। हुकूमत फिर जो भी वजीर दाखिला को, जो कि उनका वजीर दाखिला होगा, हदायत करेगी तो वो उस पर मूव करेंगे। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कहे जी कि आर्टिकल 6 लगा दें तो हुकूमत आर्टिकल 6 लगा देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 6 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये आइन में वादे तौर पे कहा गया है, तरीक़ाकार ले डाउन है कि इंटीरियर मिनिस्टर ने क्या करना है और हुकूमत ने क्या करना है। चलें, बहुत शुक्रिया। बस मुझे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, 48 घंटे बाद परवेज मुशर्रफ साहब इस मुल्क में होंगे कि नहीं होंगे, इसका जवाब दे दीजिए इजाजुल हक साहब। देखें, मैंने कोई 48 घंटे का नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि हुकूमत आने से पहले या हुकूमत आने के बाद, उसमें 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। अगर ये बात मीडिया पे ना आई होती तो शायद मामला तब तक तय हो चुके होते। अब ये है कि जो बेल्स उनकी बेल होनी है इस केस में, जो एक केस में उनकी बेल लगी हुई है, जैसे ही वो बेल हो जाएगी, मेरे ख्याल में उनकी वालदा की भी सेहत ठीक नहीं है तो उनको इजाज़त दे दी जाएगी जाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इजाजुल हक साहब, आपकी जानिब से हमें काफ़ी अहम इंफॉर्मेशन मिली। और सेनेटर अनवर बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कल देखना यह है कि क्या होता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस हवाले से क्या कहते हैं और क्या इकदाम आते हैं। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो खवातीन का सियासत में कैसा रोल है, खवातीन पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी। इस सेगमेंट में हम बात करना चाहेंगे खवातीन पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से, खासतौर पे जो रिजर्व सीट पर खवातीन मुंतखब होकर आती हैं। एक बहस है, जो बहस ये कहती है कि खवातीन को भी बराह रास्त इंतखाब लड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में खवातीन ने इस बार जो इलेक्शन हुए बराह रास्त इंतखाबात में हिस्सा लिया और रिजर्व सीट पर जो कोटा मुकर्रर है खवातीन का उस पर भी आई हैं। लेकिन कुछ लोग ये बहस करते हैं कि ये हकीकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी जो खवातीन रिजर्व सीट पर आती हैं वो हकीकी तौर पर पार्लियामेंट की में नुमाइंदगी नहीं करती और जो एक्सपेक्टेशन थी खवातीन पॉलिटिशियन से लेजिस्लेशन के हवाले से अब तक वो देखने में नहीं आई है। तो ये एक तरह से कहते हैं कि हक मारा जाता है। इस पर आज बात करना चाहेंगे। दूसरे, क्या खवातीन के लिए जो बातें कही जाती हैं कि वो पार्लियामेंट में है तो सिर्फ उनके जूते, कपड़े, उनके बैग्स, उनके फैशन के हवाले से डिस्कस किया जाए, या हमने ये समझना चाहिए कि वो भी लेजिस्लेशन के लिए आई है। ये राय, ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है और इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए खुद खवातीन पार्लियामेंटेरियंस क्या कोशिश कर सकती हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर नाज बलोच साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपने इलेक्शन भी लड़ा। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा MNA है, रिजर्व सीट पर मुंतखब होकर आई है माइजा हमीद साहिबा। आगाज करना चाहूंगी माइजा साहिबा आपसे, क्या कहिएगा ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि खवातीन को भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और ये जो मामला है रिजर्व सीट का ये खत्म कर देना चाहिए, क्या ऐसा मुमकिन है और ये बात कितनी बहस तलब है, क्या कहिएगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक सीरियस काम है। जो पार्लियामेंट में जो औरतें आती हैं वो एक सीरियस काम करने के लिए आती हैं, तो आई थिंक कि मीडिया को उस तरह उनको नहीं लेना चाहिए, एक अक्कासी इस तरह की नहीं करनी चाहिए मीडिया को कि वो एक उनकी एम्फेसिस जो है, हमेशा मैंने पंजाब असेंबली में भी पहले देखा है कि एम्फेसिस कपड़ों पे हो जाती है, जूतों पे हो जाती है, बैग्स पे हो जाती है। देखें, मर्द हजरात भी ओथ टेकिंग के लिए, ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग डे फॉर
फॉर द डेमोक्रेसी, इट इज अ बिग डे, बिग अचीवमेंट फॉर फीमेल्स ऑल्सो कि वो आके इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई हैं। तो अगर एनीवन हु इज ड्रेस्ड अप या कोई अपने आप को अच्छा कैरी कर रहा है तो उसको फोकस नहीं बनाना चाहिए। फोकस ये होना चाहिए कि कितनी औरतें पार्लियामेंट में आई हैं, कितनी औरतें जो है अब औरतों के हकूक के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे लड़ेंगी। ये एम्फेसिस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी हमें इस वक्त देख रहा है। तो इस चीज़ को फोकस करना अब हमें छोड़ देना चाहिए। अब पुरानी बात हो गई है, अब पार्लियामेंट में आए हुए औरतों को भी 15 साल हो गए हैं। हाँ। अब मीडिया को भी और हर इंस्टीट्यूशन को इनकी आदत पड़ जानी चाहिए और आप उनको एक ऐसी इमेज देनी चाहिए जिससे पार्लियामेंट भी, लीडरशिप भी और पार्टीज भी औरतों को सीरियसली लें और उनके काम को भी सीरियसली लें। लेकिन ठीक है, वेल ड्रेस होना इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नाज बलोच साहबा, ये मेरा सवाल, जाहिर है असल सवाल ये नहीं था। सवाल मेरा ये है कि क्या रिजर्व सीट पे ही खवातीन को आना चाहिए बराह रास्त? ये मामला आपके कायद भी कह चुके हैं इस हवाले से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बराह रास्त खवातीन को इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। तो क्या आप समझती हैं जो ये अभी सिस्टम है इसमें तब्दीली की गुंजाइश है? इस हवाले से क्या कहिएगा नाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें, ये मैं समझती हूँ कि ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार होता है माशरे में। अपने काम के ज़रिए वो जिस तरीके से बेहतरी ला सकती हैं, उनको हक दिया जाना चाहिए इस चीज़ का, कानून साजी का। जहाँ तक बात रही असेंबली में और ख़वातीन का क्या किरदार है, उसमें मैं समझती हूँ कि एक लाए अमल के तहत, एक प्रोसेस के तहत ये जिम्मेदारी सियासी जमातों की है कि वो अपने सही ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर आए, न कि रिश्तेदारियों की बुनियाद पे लोगों को आगे लाकर खवातीन को सिर्फ मराद दें, बल्कि उन खवातीन को लाएं जो दर हकीकत अवाम की नुमाइंदगी करते हुए और वो अवामी मसाइल को हल करना चाहती भी हैं और वो अवाम के मसाइल को जानती भी हैं। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप देखें, हमारे पास जितनी भी जो भी हमारा कोटा निकला, उसमें जितनी भी सीट्स आई हैं, उसमें हमारी पूरी जमात की कोशिश यही रही है कि उन रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे लाया जा सके जो कि अवामी नुमाइंदगी करती हों और वो सही मानों में मेरिट पे पूरा करते हों। तो मैं समझती हूँ कि खवातीन जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। जहाँ तक बात ये रही कि वो जूते और कपड़े और ये चीजें सारे फैशन वगैरह की, तो मैं समझती हूँ ये तो वही बात है कि ये चीजें इम्पोर्टेंट नहीं होती। इम्पोर्टेंट ये है कि व्हाट दे हैव फॉर द नेशन, वो क्या करना चाहती हैं, वो क्या कर सकती हैं, वो डिलीवर क्या करती हैं। ये तो गवर्नेंस की बात है। ये सारी चेक एंड बैलेंस जो है वो जिम्मेदारी पार्टीज की है। जितनी खवातीन बैठी है ना, वो अकेले तनहा जो है वो मैं समझती हूँ जब तक उनकी पार्टी ना चाहे, उनकी ये चेक एंड बैलेंस उनकी पार्टी को जिम्मेदारी है, क्योंकि एक एक नुमाइंदे के ऊपर जितने अखराजात उनके होंगे, उनके ऊपर ठीक है। लेकिन आगे से अभी जो मौजूदा पार्लियामेंट है, मेरा आप दोनों से सवाल है, क्या ऐसा नहीं है कि खवातीन जो है आई हैं वो ज्यादातर रिश्तेदार हैं जो पहले कभी मुंतखब हो चुके हैं, MNA वजीर रह चुके हैं? मैं KPK की बात करूं अगर नाज बलोच साहिबा, तो परवेज खटक साहब की खुद रिश्तेदार खवातीन हैं, उनकी भाभी हैं, कजन है, बड़े नाम ही आए सोशल मीडिया पे भी। बताऊं कि ये जो कल्चर है, ये जो कल्चर होता है ना हमारे यहाँ के सियासतदानों के रिश्तेदारों को, लोग अपने रिश्तेदारों को प्रायोरिटीज में डालकर लेकर आ जाते हैं और वो समझते हैं कि ये मौका है, इसको अवेल किया जाए। तो PTI में ऐसा हरगिज नहीं हुआ। नफीसा खटक जिनकी आप बात कर रही हैं, तो नफीसा खटक वो खातून है जो पार्टी में कईयों सालों से उनकी कुर्बानी है। परवेज खटक साहब तो बाद में आए हैं, पार्टी ज्वाइन किए। वो परवेज खटक की खातिर उनको नहीं मिली ये जॉब, ये ड्यूटी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली है टू बिकम एन कम अप ऑन द रिजर्व सीट। वो तो परवेज खटक से पहले कुर्बानियां उन्होंने दी, उन्होंने काम किए पार्टी के लिए, उन्होंने बहुत मेहनत की है और उनका पार्टी में ओहदा है। तो परवेज खटक तो बाद में आए हैं। तो मैं समझती हूँ इसको यूं करके रिलेट कर देना ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। उनको परवेज खटक की रिश्तेदारी की वजह से ये जो है ओहदा नहीं दिया, ये पोजीशन उनको नहीं मिली, ना ही उनको रिजर्व में डाला गया। उनकी अपनी कुर्बानी। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? वो तो कह रही है कि खिदमात है इस वजह से आई है, लेकिन मुझे बताएं कितनी सीरियस लेजिस्लेशन खवातीन कर पाई हैं? अगर मैं पिछले 5 साल में मुस्लिम लीग नून की बात करूं, खवातीन पार्लियामेंटेरियंस की बात करूं, कुछ आपको याद है कितने बिल्स आपकी पार्टी मेंबर्स लाई, खवातीन मेंबर्स लाई, और किस पर एक्ट हो सका, कौन से लेजिस्लेशन हो सकी, क्या कहिएगा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने जो पहली फैमिली पॉलिटिक्स की बात की, फैमिली पॉलिटिक्स इस दफ़ा ख़त्म हो गई है। परफॉर्मेंस की बेस्ड पे औरतों को लाया जा रहा है और ऐसी औरतों को लाया जा रहा है जो अपनी फील्ड में कॉम्पिटेंट हों, उनकी कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड हो जिसमें वो पार्लियामेंट में भी कंट्रीब्यूट कर सकें और औरतों को भी इस तरह किसी तरह एवरीडे लाइफ में रिलीफ दे सकें। अब तक हमारी एम्फेसिस जो थी,
सुने, पीएमएलएन की जो एम्फेसिस थी इस दफा पंजाब असेंबली में भी हमारी ये थी कि हम उन वर्कर्स को लाएं जो ग्रास रूट लेवल में पार्टी के लिए, मुल्क के लिए काम करती रही हैं और औरतों को ग्रास रूट लेवल पे उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अगर आप ये समझें कि जी फैमिली पॉलिटिक्स है, फैमिली पॉलिटिक्स नहीं है। बात ये कि वी हैव टू बी मॉडरेट, वी हैव टू हैव कॉम्पिटेंट वुमेन एज वेल एज वर्कर्स। तो एक मिक्सचर बना के हम पार्लियामेंट में पीएमएलएन लेके आइए ताकि हम दोनों चीजों का फायदा उठा सकें और पार्लियामेंट में उस तरह की कंट्रीब्यूशन हो सके। बहुत सी वर्कर्स ऐसी होती हैं जो पार्लियामेंट पे नहीं आके बोल सकती या इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, उनको ट्रेन किया जाए। आई थिंक ये प्रोसेस जो है ये 15 साल से चल रहा है, अब इसको रिफाइन करना चाहिए। अब उन औरतों को ट्रेन करना चाहिए ताकि वो पार्लियामेंट में आके एक बहुत अहम किस्म का जो है हिस्सा ले सके। पार्लियामेंट में ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। एज फार एज आप पीएमएलएन की औरतों की बात कर रही हैं, ऑपोजिशन में हमने बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माइजा, हमारे साथ मौजूद थी। वक्त कम था, नाज बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारा मकसद ये नहीं था। तो तुम सोचते हो कि तुम अपने खानदान की हिफाजत कर सकते हो आम टॉयलेट क्लीनर से? ये हमें रोक नहीं सकते। हम फैलाएंगे